Hello everyone, I am Sujit Bharadwaj. Today I am going to take the last topic of our present chapter. Name of chapter, as you know, metals and non-metal, and the topic is corrosion. And second one I have taken, that is alloys. In corrosion I will take corrosion is what are the possible causes, and how can we protect the material from corrosion. मटेरियल मीन्स मेटल्स एंड एलॉयज की जब हम बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे हाउ टू डिफाइन द एलॉयज, एक बार क्लियर कट आइडिया आए, एंड एलॉयज की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं और उनके क्या कंपोजिशन होते हैं और एलॉयज के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोरोजन. कि कोरोजन क्या बला है. हम बहुत पहले से जानते हैं कोरोजन क्या है. Corrosion is actually eating away of metals. Eating away of metals. E-A-T-I-N-G. Eating away of metal. rather इसमें मैं वर्ड जोड़ देता हूं surfaces. By the action of moist, M-O-I-S-T, moist एटमोस्फेरिक गैसेस. कि जो मॉइस्ट एटमोस्फेरिक गैसेस होती हैं, जो ऐसी गैस जिनमें मॉइस्चर शामिल हो गया है, ऐसी गैसेस जब मेटल के सरफेस पर, ये एक मेटल है हमारा, इसके सरफेस के ऊपर यहां चारों तरफ जिधर से भी ओपन सरफेस उनको मिलेगा, उस ओपन सरफेस के ऊपर धीरे धीरे जैसे टर्माइट हमारी वुड को खत्म कर देता है, इन द सेम वे कोरोजन ईट्स अवे. इसलिए वर्ड आ गया ईटिंग अवे. कुछ बुक में से डिकेइंग ऑफ मेटल भी लिखा गया है, लेकिन ये काम कहां होता है, सरफेस के ऊपर, इसलिए मैंने लिखा है ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेसेस. किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बाय द एक्शन. किसका एक्शन है, एटमॉस्फेरिक गैसेस. और एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन सी हैं, जो मॉइस्ट हैं. बट बी केयरफुल, इफ एसिडिक एनवायरनमेंट इज देयर, इफ सैलाइन एनवायरनमेंट इज देयर, अगर नमक मिल जाए थोड़ा सा पानी में या एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर एसिड्स आ जाते हैं, एसिड रेन आपसे बचे जाते हैं, उस केस में ये जो आपके पास ईटिंग अवे ऑफ मेटल है, आपने हिंदी में शायद एक मुहावरा सुना हो, आग में घी डालना. घी तो कोई नहीं डालता, बहुत महंगा है, ठीक है, कह दीजिए आग में तेल डालना. क्या होता है उससे, फायर और तेज हो जाती है. यही स्टोरी हमारे यहाँ पर है कि अगर आपके पास रस्टिंग हो रही है और रस्टिंग एनवायरनमेंट में अगर साल्ट आ जाते हैं, सैलाइन मतलब साल्ट, साल्टी वाटर, उसके लिए सैलाइन वर्ड यूज किया जाता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, तो आपका रेट ऑफ कोरोजन और ज्यादा फास्ट हो जाएगा. सो दिस इज कोरोजन. अब कोरोजन के लिए हमारे पास अलग अलग मेटल्स रहते हैं, लेकिन मेनली हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने केवल 3 मेटल के बारे में बात करनी है. फर्स्ट मेटल दैट इज आयरन, सेकंड मेटल दैट इज कॉपर, एंड थर्ड मेटल दैट इज सिल्वर. क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी फर्स्ट चैप्टर में करवा चुका हूं, इसलिए इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा. आयरन के केस में जब भी कभी रस्टिंग होती है तो उसके लिए 2 फैक्टर चाहिए. वन फैक्टर इज ऑक्सीजन, सेकंड फैक्टर इज वाटर. और ये दोनों के दोनों कहां से आते हैं, फ्रॉम एयर, हवा से आते हैं. कुछ बुक में एटमॉस्फेयर लिखा है तो आप एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं. जैसे कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म Fe2O3 विद X वाटर मॉलिक्यूल. इट इज कॉल्ड रस्ट. इसको रस्ट बोलते हैं. रस्ट का दूसरा नाम होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन. हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन. अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आयरन के सामने 2 आ जाएगा, यहां 3 है ऑक्सीजन, तो यहां 3/2 अप्लाई करेंगे, और वाटर के सामने आएगा X. टेक केयर, वाटर को एज सच बैलेंस करना है आपने. और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन. ये पतली पतली लेयर बनती है, दे आर कॉल्ड फ्लेक्स. और उन फ्लैग को अगर आप रिमूव करके पेंट नहीं करते हैं तो इट विल कंटिन्यू, और धीरे धीरे आपका जो आयरन होगा, जो सॉलिड आयरन हो सकता है, वो धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा, उसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी, एंड अल्टीमेटली ये डे विल कम कि उसमें छेद दिखाई देने शुरू हो जाएंगे. यू माइट हैव सीन द कार्स, इफ यू हैव ओल्ड साइकिल, स्कूटर, बाइक, व्हाटएवर इट इज, उसके जो बॉडी पार्ट होते हैं, आजकल तो बहुत सारा प्लास्टिक आने लगा, पहले जितने भी मड गार्ड्स होते थे साइकिल और स्कूटर में, वो मेटल के बने होते थे, और कुछ टाइम के बाद अगर उनको रिपेयर नहीं किया जाता, टेक केयर नहीं किया जाता, तो धीरे धीरे उसमें छेद बन जाते हैं.
तो कोरोजन बिल्कुल टीबी की तरह से है, जैसे एक बॉडी को खाली कर देता है, तो खोखला कर देता है, होलो कर देता है, वीक कर देता है टीबी, उसी तरह से कोरोजन कर देता है। अब इसका प्रोटेक्शन कैसे हो, आप सब बच्चे जानते हैं, मेटल के ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर दोनों का रोल है, तो अगर ये आपका मेटल सरफेस है तो इसको कवर कर दो आप किसी भी चीज से, और कवर करने से ऐसा कवर करिए या तो एयर नहीं जाए या वाटर नहीं जाए या दोनों नहीं जाए, तो ऐसे केस में प्रोटेक्शन हो जाएगी। और इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, पेंट अप्लाई कर दीजिए, ग्रीस अप्लाई कर दीजिए। अगर ये दोनों चीजें आपको लगता है एप्लीकेबल नहीं है, तो घर के गेट के आगे ग्रीस लगा दो, और पड़ोसी आया बेचारा, उसने गेट के हाथ लगाया या कपड़े टच हुए, पता लगा अरे ये तो छप गया भाई, क्या करेगा, दोबारा आपके घर आएगा, गले निकालेगा। तो इसका मतलब हर जगह पेंट और ग्रीस अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जो मेटल पार्ट हमारे डिजाइन वाले होते हैं उन पर हम पेंट अप्लाई कर देते हैं, और पेंट ड्राई होने तक वेट करना चाहिए। जैसे पेंट ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद उसकी बिल्कुल पॉलीथीन की तरह से पतली सी लेयर बन जाएगी, जो मेटल सरफेस पर चिपक जाती है। वो लेयर वाटर रेजिस्टेंट लेयर है, पानी को अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, पानी अंदर नहीं जाएगा, मॉइस्चर नहीं जाएगा, अकेले ऑक्सीजन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा तरीका हो सकता है, वो एलॉय में डिस्कस करूंगा कि उसके एलॉय बना सकते हैं, स्टील वगैरह बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील, निकल स्टील, बहुत सारे टाइप होते हैं स्टील के। फिर इसके बाद इसी के अंदर एक और तरीका होता है कि मेटल का जो सरफेस है उसके ऊपर कई बार हम जिंक की लेयर लगा देते हैं, जिंक की लेयर लगा दिया जाता है, और जिंक की जो लेयर लगाते हैं उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। लिक्विड जिंक में मेटल को, आयरन के मेटल को डुबकी लगवा देते हैं। ठीक है, और डुबकी लगवाएंगे तो उसके ऊपर ढेर सारा लिक्विड जिंक आ जाएगा, एक पतली सी लेयर बन जाएगी, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए आयरन की रस्टिंग नहीं होने देती। सेम स्टोरी कैन बी डन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगाई जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से एलॉय बना सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। और निकिल, क्रोमियम जैसे अगर आपके पास मेटल हैं तो उनकी पॉलिश भी आयरन आर्टिकल के ऊपर की जा सकती है, और आयरन आर्टिकल सेव हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज कॉपर। कॉपर के केस में हमारे पास दो चीजें रहेंगी, आपके पास O2 रहेगा, आपके पास वाटर रहेगा, ये तो पहले वाली चीजें हैं ही हैं, एक नया फैक्टर आ जाएगा CO2, और इन तीनों से मिलकर के जो मटेरियल बनेगा आपके पास, दैट इज CuCO3 डॉट CuOH whole twice. It is greenish in color, greenish color. It is called basic copper carbonate. अगर आपके घर में पूजा वूजा के बर्तन हैं या पुराने कॉइन पड़े हैं तो आप देखें ग्रीन हो जाते हैं टाइम के साथ। बारिश के सीजन में ये चीज और ज्यादा फास्ट होती है और ज्यादा तेजी होती है, क्योंकि बारिश के सीजन में वाटर एटमॉस्फेयर में ज्यादा आ जाता है रेनी सीजन में, और वाटर ज्यादा आ जाएगा तो रस्टिंग फास्ट होगी। कॉपर की रस्टिंग के लिए पेंट वेंट नहीं करते हैं, एलॉय इसकी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये ग्रीन कलर आपने रिमूव करना है तो क्योंकि ये बेसिक है तो कोई भी एसिडिक मटेरियल जैसे लेमन पीसेस हो सकते हैं, टेमरिंड हो सकती है, वो चीज इसके ऊपर रब कर दीजिए, और रब करते ही ये ग्रीनिश लेयर रिमूव हो जाएगी और आपका कॉपर दोबारा से शाइन करने लग जाएगा। थर्ड हमारे पास सिल्वर के बारे में है, और सिल्वर का जो टॉपिक है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। सिल्वर के लिए एक गैस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके ये बनाएगा Ag2S। ये सॉलिड होता है और ब्लैक कलर का होता है, सभी का अपना अपना कलर बनता है, जैसे ये रेडिश ब्राउन बना था कॉपर के केस में, ग्रीनिश बना, यहाँ ब्लैक बन गया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से फ्री हो जाएगी। अब ये जो ब्लैक कलर की चांदी के ऊपर ब्लैक हो जाए, अब मान लीजिए घर में ज्वेलरी है हमारे पास सिल्वर की और वो काली हो जाए तो कोई लाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास एलॉय की फॉर्म में अगर बना दे फिर उसकी रस्टिंग रुक जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। तो कोरोजन को लंबा चौड़ा नहीं है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। मेनली जो मैंने आज लेना है इसके अंदर दैट इज एलॉयज। तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एलॉय। एलॉय है क्या? एलॉय के लिए एक सिंपल वर्ड याद रखना आपने, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा क्या क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं या मेटल प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। या तो मेटल्स होंगे, और अगर सभी मेटल नहीं है तो फिर मेटल के साथ कौन होगा, नॉन मेटल, अकेले नॉन मेटल नहीं होंगे।
सो एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सेस ऑफ टू और मोर, दो कम से कम हो भाई, दो के बिना तो मिक्सर नहीं बनेगा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स और मेटल प्लस नॉन मेटल, इस तरह के होमोजेनियस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, एलॉय। अगली बात ये आती है कि एलॉय कितने टाइप की होती है, क्यों बनाते हैं ये बाद में बताऊंगा। तो एलॉय की जब हम टाइप्स की बात करते हैं, एलॉय की टाइप में मेनली हम बात करेंगे, तीन टाइप हम आमतौर पर बना देते हैं। कौन कौन से बना देते हैं, एक होती है फेरस एलॉयस, दूसरी होती है नॉन फेरस एलॉय, और तीसरी हमारे पास होती है एमेलगम्स। एमेलगम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आपके पास मरकरी होता है, amalgams. Ferrous alloy are those alloy which contain iron as one of the main component. जिसके अंदर आयरन जरूरी है, आयरन इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट। फेरस से फैक्ट्री सिंबल आया है ना, अब इसमें आप किस किस को ले सकते हैं, आप स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील। आप बच्चों को पता होना चाहिए आयरन को हम कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी रस्टिंग इतनी जल्दी हो जाती है और थोड़ा सा गर्म होते ही वो बहुत जल्दी फैल जाता है। इसलिए उस केस में, नॉर्मल केस में भी आयरन के साथ कार्बन ऐड किया जाता है, और कितना 0.05% आयरन के साथ कार्बन। लेकिन स्टेनलेस स्टील की जब हम बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील में आप आयरन लेंगे, आप क्रोमियम लेंगे और आप निकिल लेंगे, तीन मेटल लेते हैं। आमतौर पर आयरन जो होता है दैट इज 74%, ये आमतौर पर कह रहा हूं, 1-2% ऊपर नीचे किया जा सकता है। क्रोमियम हमारा 18% होगा और निकिल आपका 4% बचेगा, ठीक है, अप्रोक्स, सॉरी निकिल आपका 8%, 8% सो दिस इज 100%। तो ये इस मिक्सर को आप कैसे बनाते हैं, सारे मटेरियल को लेते हैं, उसको हीट अप करते हैं ताकि वो पूरी तरह मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होकर के उसको मिक्स करते हैं सो दैट इट कैन फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सर। उसके बाद उसे कूल डाउन कर दिया जाता है, एंड कूल डाउन करके आपको क्या मिल जाएगा, एलॉय। तो ये आयरन का स्टेनलेस स्टील की बात हुई। अब स्टेनलेस स्टील की बजाय आप निकल स्टील ले सकते हैं, निकल स्टील। अब निकल स्टील हो सकता है आपके पास, इसी तरह से हमारे पास क्रोमियम स्टील हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, निकल स्टील की अगर हम बात करते हैं तो निकल स्टील में मेनली हमारे पास दो ही चीजें रहेंगी, आयरन प्लस निकल। अब आयरन कितना लेना है इसमें, 96% से लेकर के 98% तक ये हो सकता है, और 4 से 2% ये हो जाएगा। अगर ये 96 है तो ये 4 100 पार्ट्स बन जाएंगे, ये 98 है ये 2। तो ऐसी कोई भी एलॉय जिसमें आयरन एक मेन कंपोनेंट है उनको क्या बोलेंगे, फेरस। लेकिन अगर आयरन को ले नहीं, शामिल नहीं करें आयरन को, तो बिना आयरन की हो जाएंगी, और बिना आयरन की जो भी एलॉय होंगी उनको क्या बोलेंगे, नॉन फेरस एलॉय। सच एलॉयज इन विच आयरन इज नॉट टेकन एज ए कंपोनेंट, दे आर कॉल्ड नॉन फेरस। और सबसे आसान, सबसे पॉपुलर, आप बच्चों ने पढ़ा होगा ब्रास, आपने पढ़ा होगा ब्रोंज, पढ़ा है ब्रास, जिसको हिंदी में पीतल बोलते हैं। अब पीतल किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर इज टेकन एज 80% और 80 पार्ट्स भी कह सकते हो आप, और जिंक इसमें कितना लिया जाएगा, जिंक लिया जाएगा 20 पार्ट। और जब ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, इंडिया के से बहुत सारे ब्रॉन्ज के मेडल आते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज के स्टेचूज बनते हैं, ब्रॉन्ज के और डेकोरेटिव आइटम बन सकते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, कई बार फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो काफी यूज में आता रहता है। और ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर और टिन, कॉपर 90% और टिन हमारे पास रहेगा 10%, ठीक है, याद रह जाएगी बात ये। इसके साथ आप चाहें तो और भी नाम ऐड कर सकते हैं। एक और बहुत पॉपुलर नेम होता है सोल्डर, ठीक है। मैं साथ के साथ इनके यूज भी बता रहा हूं, अलग से यूज नहीं बता रहा। ब्रास की ज्वेलरी भी बनती है और ब्रास के यूटेंसिल्स बहुत सारे बनते हैं। पहले अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखेंगे पानी भरने के लिए, ठीक है, बकेट्स होते थे, मेटल के कंटेनर्स होते थे, टोकनी बोलते हैं उनको, मेटल के और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज किए जाते थे जो ब्रास के बने होते हैं। ब्रास की जो लुक होती है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह से होती है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो इसलिए ब्रास को ज्यादा यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज फिर दूसरा हो गया क्योंकि दोनों के ऊपर नॉन रस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा रस्टिंग नहीं होती है,
और हालांकि इनमें कॉपर कंटेंट होने की वजह से कुछ रस्टिंग हो सकती है, इसलिए इसे क्लीन कर लिया जाता है, सैंड पेपर डस्ट वगैरह से इजीली क्लीन हो जाता है। सोल्डर की अगर मैं बात करूं तो सोल्डर एक ऐसा मटेरियल होता है जो बेहद सॉफ्ट एलॉय बन जाता है, और इस एलॉय का आमतौर पर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उन इलेक्ट्रिकल वायर की एक तरह से आप कह सकते हैं कनेक्शंस बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसमें हम लेड और टिन यूज करते हैं, Pb प्लस Sn दोनों, और 50% ईच, दोनों का बराबर बराबर कंपोजिशन होगा, लेड और टिन का 50-50, याद रह जाएगी ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब हम एमेलगम की बात करते हैं तो एमेलगम का मतलब हमारे पास सोडियम एमेलगम हो सकता है, ठीक है, एमेलगम, सोडियम एमेलगम आपके पास हो सकता है, जिंक एमेलगम आपके पास हो सकता है, एमेलगम आपके पास हो सकता है। एमेलगम का मतलब एनी एलॉय व्हिच कंटेन्स मरकरी, जिसमें कौन प्रेजेंट होता है, Hg बोले तो मरकरी जिसमें प्रेजेंट होगा, दे आर कॉल्ड एमेलगम्स। कभी अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाना हुआ हो तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दांत की फिलिंग के लिए रूट कैनाल टेक्नोलॉजी होती है, आरटीसी बोलते हैं, आरसीटी सॉरी, ठीक है, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो उसमें रूट को पूरा खाली करके और उसके नीचे से फिल करते हुए लाते हैं, तो जो कैविटीज वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है, बैक्टीरिया से रिलीफ मिल जाता है, तो उसके अंदर एमेलगम को ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा हमारे जो मिरर होते हैं, मिरर के पीछे एक कोटिंग लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर पेंट लगाते हैं, तो वो जो कोटिंग लगाई जाती है वो भी एमेलगम की होती है। तो दो यूजेस बता दी मैंने, डेंटल फिलिंग के लिए और मिरर की कोटिंग के लिए। तो ये हमारे पास एलॉय की तीन टाइप हो गई हैं, फेरस एलॉय हो गया, नॉन फेरस एलॉय हो गया, और क्या हो गया, एमेलगम। एक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि आखिर हम इनको बनाते क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई डू वी मेक द एलॉय। देखिए मैंने तीन क्वेश्चन करवा दिया आपको, पहला क्वेश्चन करवाया व्हाट आर एलॉयज, दूसरा क्वेश्चन करवाया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलॉय, तीसरा क्वेश्चन करवा दिया व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एलॉय, और साथ में फोर्थ भी हम कह सकते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ एलॉय। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि पर्पस ऑफ एलॉय फॉर्मेशन, ये एलॉय हम बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ती है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने देखा आयरन पर रस्टिंग हो जाती है, स्टेनलेस स्टील पर रस्टिंग नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एलॉय बनाने का एक पर्पस ये हुआ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करना। दूसरा पर्पस हमारे पास हो सकता है टू इंक्रीज द हार्डनेस, इंक्रीज हार्डनेस, उनकी मजबूती को बढ़ाना। तीसरा पर्पस होता है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ से उनका सरफेस और ज्यादा फोर्स को, और ज्यादा प्रेशर को, और ज्यादा टेंशन को टॉलरेट कर पाए। एक पर्पस हो सकता है हमारे पास टू डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, और ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास सिचुएशन किस तरह की है। उसके बाद एक रीजन रहता है हमारे पास टू ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी को हम बदल पाते हैं। शायद आप बच्चों ने नाइक्रोम का नाम सुना होगा। नाइक्रोम एक ऐसी एलॉय होती है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, हीटर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज की जाती है, और हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद भी ना तो जल्दी मेल्ट होती है और ना जल्दी उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी बदल गई, ठीक है, और वो मेल्ट नहीं हो रही थी, इसका मतलब उसका इंक्रीजिंग पॉइंट हमने, मेल्टिंग पॉइंट हमने इंक्रीज कर दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट कई बार डिक्रीज भी किए जाते हैं, जैसे सोल्डर का केस बताया था, सोल्डर के केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, वो इतना जल्दी मेल्ट हो जाता है, जैसे उसके ऊपर हम छोटा सा हीटर लगाते हैं तुरंत मेल्ट हो जाता है। एंड लास्ट आप कह सकते हैं टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये आपके पास 5 हो गए, 6 आप लिख सकते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो दीज आर द मेन पर्पसेस जिसके वजह से हम एलॉय को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक मैंने कंसिडर किया है। अब इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, इसके अंदर कोई टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं बचा है। शायद कोई छोटा मोटा रिएक्शन वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उसे क्लियर कर दूंगा। तो आज के टॉपिक में मैंने आपसे कोरोजन लिया है, कोरोजन के बारे में बताया, इट इज द डिकेइंग और यू कैन से ईटिंग अवे द मेटल सरफेसेस।
फिर आपको बताया उसके फैक्टर्स, मेनली फैक्टर क्या होते हैं, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। साथ में अगर एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है, यानी एनवायरनमेंट में हमारे पास जो वाटर होता है उसमें एसिडिक गैस अगर मिल जाए या साल्ट मिल जाए, जैसे ओशन वाटर मिल जाए, सॉइल के आप देखेंगे किसी चीज को हवा में रखिए रस्टिंग अलग होगी, उसी को मिट्टी में रख दीजिए, उतना मॉइस्चर दीजिए, मिट्टी में रखेंगे तो रस्टिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर साल्ट होते हैं, नेचुरल रूप से मिनरल रूप से होते हैं, जिससे उसका रेट बढ़ जाता है। फिर आपको बताया 3 चीजों का रस्टिंग, हमने आयरन का कंसीडर किया है, आयरन के साथ हमने कॉपर का कंसीडर किया और सिल्वर का। ये रिपीटेड टॉपिक था इसलिए मैंने ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाया। उसके बाद हमने मेनली एलॉय लिया, एलॉय बताया होमोजेनियस मिक्सचर, याद रखेंगे 9th क्लास में दिया है, ऑफ मेटल्स और मेटल प्लस नॉन मेटल, अकेले नॉन मेटल के एलॉय नहीं बनते। फिर एलॉय की टाइप बताई आपको, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय एंड एमल्गम्स। फिर आपको बताया फेरस का मतलब जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है। सभी के यूजेस बता दिए, सभी के कंपोजिशंस बता दिए एंड अल्टीमेटली मैंने आपको बताया पर्पस ऑफ मेकिंग द एलॉय। ठीक है, बीच में ये भी बता दिया कि एलॉय बनती कैसे है। एलॉय बनाने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम हीट अप करते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। कई बार उनके पाउडर को लेकर के बड़े बड़े रोलर्स उनके ऊपर चला दिए जाते हैं, मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से भी एलॉय बनाए जा सकते हैं। और कई बार एक मेटल और दूसरे मेटल को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर देते हैं, तो एलॉय इस तरह से भी बन सकती है। और ये पर्पस है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, इंक्रीज द हार्डनेस, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज और डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। इसमें ऑल्टर कर देना, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, एंड टू ऑल्टर द रिएक्टिविटी एंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। So these all are the purposes. I hope you will enjoy it. ये छोटा वीडियो बना है, ठीक है, इसको स्मार्टली देखिए और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। एंजॉय योर स्टडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।